रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से खतरनाक हमला किया। साथ ही यूक्रेन भी लगातार रूस पर हमला कर रही है। रूस का यूक्रेन पर किया गया ये जो हमला है 2.5 वर्ष के युद्ध में यूक्रेन के शहरों पर किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक है। इस हमले से जुड़ी और भी जानकारी जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट अमित बंसल जी से। अमित जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कल हमला हुआ है कीव पर, उसके बाद देखा जा रहा है कि लगातार ये जो हमले हो रहे हैं ये काफ़ी खतरनाक हैं। इसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी अभी यात्रा करके आए हैं वहाँ से, तो ये जो हमले हुए हैं इसके क्या मायने हैं राजनीतिक तौर पर भी और सैनिक तौर पर भी? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जो सैनिक मायने हैं इसके। लगभग फरवरी 2022 से ये यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन मैं ये मानूंगा कि ये युद्ध 2022 से नहीं 2014 से चल रहा है, जब से कि रूस ने क्रीमिया के ऊपर अधिकार किया और उसके बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क में लड़ाई चल रही थी। तो एक लोअर लेवल पे था, हाँ, फरवरी के बाद ये इंटेंस लेवल पर हो गया। लेकिन कीव पर, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, इस पर इस तरह के हमले आज से पहले नहीं हुए। पहले हुए हैं, जब इनिशियल फेज था लड़ाई का 2022 में कुछ महीनों तक कीव पर लगातार बमबारी हुई और रोज कीव के अंदर बमबारी के सायरन बजते थे। बट उसके बाद एक छोटा सा लल पीरियड आ गया और रशिया ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो लिमिटेड कर लिए ईस्टर्न प्रोविंसेस तक। लेकिन अभी ये जो हमला हुआ है इसके दो कारण हैं मेन। पहला कारण तो ये है कि यूक्रेन ने जिस तरह से रशियन टेरिटरी में, जो कर्स्क एक इलाका है उनका, उसके अंदर अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया और काफी बड़ी तादाद में अपने सैनिक भेजे और एक बड़े इलाके को कब्जा कर लिया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप रशिया के इलाके में जाकर के कब्जा कर लेंगे तो रशिया को नागवार गुजरेगा और उसका कहीं ना कहीं रिटेलिएशन करेगा। ये देखा गया है कि पावर प्लांट्स पे भी हमले हुए हैं, इसका भी कोई वजह है? जी हाँ, दोनों के ऊपर बता रहा हूं मैं। पहली बात तो जब रशिया के अंदर में यूक्रेन ने हमला करके टेरिटरी को कब्जा कर लिया, यूक्रेन का ऑब्जेक्टिव था कि वो किसी तरह से इसको बार्गेन टेबल पर लेकर के आए। कि यूक्रेन को पता था कि मोदी जी आएंगे, उसके बाद वो टॉक्स इनिशिएट करेंगे, वो बातचीत होगी फ्यूचर में और हम आमने सामने टेबल पर शायद बैठें। रशिया और यूक्रेन शायद आमने सामने टेबल पर बैठे, तो उनको लगा कि ठीक है, बार्गेन करने के लिए अपने पास कुछ होना चाहिए, तो चलो जो रूस का एक छोटा सा इलाका है जो कि अनडिफेंडेड पड़ा हुआ है, उसके अंदर जाकर के हम कब्जा कर लेते हैं ताकि बार्गेन टेबल पर उसको बार्गेन कर पाए। रशिया ने जो रिटेलिएशन किया है, रशिया का रिटेलिएशन दो तरीके का है। एक तो उसने जो कीव के अंदर मिसाइल हमले किए, उससे उसने कीव के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। दूसरी बात, जब आप पावर प्लांट तबाह करते हैं तो पावर प्लांट तबाह करने से एक बहुत बड़े इलाके में बिजली नहीं रहती, बिजली नहीं होती है, घर गर्म नहीं हो पाते हैं, तो उससे जो वहां के नागरिक हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। तो वो मिलिट्री इंपैक्ट भी डाल रहा है, स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट भी डाल रहा है और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी डाल रहा है, ताकि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन ने कर्स्क में हमले किए हैं तो वहां से यूक्रेन को विड्रॉ करने के बारे में सोचना पड़े। बिल्कुल। ये जो सर युद्ध चला आ रहा है 2.5 साल से, इसमें देखा जा रहा है नए नए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या दुनिया में होड़ शुरू हो गई है नए नए हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए? ड्रोन हो गए, मिसाइल हो गए, सब यूज हो रहा है। देखिए, होड़ की तो मुझे पता नहीं, पर मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, जो इनके बैटल ग्राउंड्स हैं, वो आज की डेट में दुनिया के नए नए हथियारों को, नई नई टेक्नोलॉजी को और नई नई बैटल स्ट्रेटजीज को टेस्ट करने का एक प्रयोगशाला बन चुकी है। बिल्कुल। दुनिया के साथ किसी भी हथियार की आप बात कर लीजिए, ड्रोन्स की बात कर लें वो वहां टेस्ट हो रहे हैं, मिसाइल्स की बात कर लें वो वहां टेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका, नाटो कंट्री सब अपने अपने हथियार वहां भेज रहे हैं ताकि उन हथियारों को, टैंकों को, मिसाइलों को, यूएवीज को, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को, बोट्स को, शिप्स को, नए नए एम्यूनिशंस को एक बैटल सिनेरियो में टेस्ट किया जा सके। होड़ भी लग गई है। जिस तरह से उन्होंने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल। और ड्रोन्स ने बिल्कुल ऐसा बैटलफील्ड को कंप्लीटली एक इस तरह का सिनेरियो बना दिया है कि आप एक बैटलफील्ड के अंदर बिना जाए हुए वहां जीत सकते हैं। बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। हजारों ड्रोन्स हर रोज अटैक कर रहे हैं और उसकी वजह से एक नया सिनेरियो बना है कि हाँ, आप लड़ाई के अंदर आपको सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है। तो एक नया डॉक्ट्राइन पूरी दुनिया में निकल करके आया है अभी कि ड्रोन वॉरफेयर। अब जब ड्रोन वॉरफेयर है तो क्या है, दुनिया के सारे मुल्कों ने ड्रोन बनाने शुरू कर दिए हैं। ये मुल्क ड्रोन्स रशिया को भी बेच रहे हैं और इजराइल को भी, उसको यूक्रेन को भी बेच रहे हैं। यूक्रेन को सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो बेच रहे हैं। अभी हाल में पता लगा कि ईरान ने बड़ी तादाद में ड्रोन्स भेजे हैं रशिया के लिए। चाइना भी काफ़ी तादाद में ड्रोन्स रशिया को बेच रहा है और रशिया अपने ड्रोन्स भी बना रहा है। तो अल्टीमेटली जो सिनेरियो उभर रहा है वो ये है कि लगातार हथियार बन रहे हैं। हथियारों की होड़ भी शुरू हो गई है। दोनों चीज़ें हैं, हथियारों की होड़ भी है, हथियारों के जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो भी प्रॉफिट कमा रही हैं। और एट द सेम टाइम ये जो बैटलफील्ड है ये
आधुनिक हथियारों की टेस्टिंग की एक नई प्रयोगशाला बन चुकी है और सारी दुनिया की नजरें इसके ऊपर है। बिल्कुल। ये जो सर युद्ध हो रहा है इससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं परेशान है। कहीं ऑयल क्राइसिस हो रहे हैं, कहीं गैस क्राइसिस हो रहे हैं, हर जगह अनसर्टेनिटी है। इसकी वजह से मेरे दो सवाल हैं इसी बात को लेकर कि पहला तो इसमें किसका नफा और किसका नुकसान हो रहा है, साथ ही में जो भारत पे अगर हम देखेंगे तो भारत इस पे कैसा रुख अपना सकता है। देखिए, पहली बात करते हैं नफा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। जी। अगर कोई मुझसे पूछे कि नेट नुकसान इस पूरे लड़ाई में किसका हुआ, तो ना तो यूक्रेन का हुआ बिल्कुल और ना रशिया का हुआ और ना किसी और मुल्क का हुआ। पूरा नेट टू नेट नुकसान हुआ है यूरोप का। देखिए, यूरोप क्या करता था, सस्ते दामों पर तेल और गैस बिल्कुल रशिया से लेता था और उसके बदले देखिए यूरोप चूंकि ठंडा इलाका है, वहां पर आपको घरों को गर्म रखने के लिए गैस की जरूरत होती है, ऑयल की जरूरत होती है, काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां पर। अब वही वस्तु, वही गैस और वही ऑयल रिसोर्सेज कई गुना महंगे दामों पर बिल्कुल यूरोप खरीद रहा है और भारी जगहों से खरीद रहा है और वहां से भी उनको अवेलेबिलिटी एश्योर नहीं हो रही है। एक होता है अवेलेबिलिटी श्योर होना, यहाँ अवेलेबिलिटी भी श्योर नहीं है। जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, जो अमेरिका है, वो इनको सही तादाद में दे नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली नुकसान उनका है। उनकी इकोनॉमी भी प्रेशराइज हो रही है। अमेरिका लगातार प्रेशराइज कर रहा है नाटो के मेंबर्स को कि वो हथियार और गोला बारूद अपने रिसोर्सेज में से निकाल करके यूक्रेन को सप्लाई करें। ये भी उनका लॉस है। लगातार नाटो की तरफ से उनके मेंबर्स को पुश किया जा रहा है कि वो फाइनेंशियल हेल्प भी करें यूक्रेन की। ये भी अपने आप में एक दिक्कत है। तो अल्टीमेटली अगर किसी का लॉस हो रहा है तो वो है यूरोप। जी। नफा किसका है? देयर इज अ कोट, कहते हैं कि विच इज द बिग एलिफेंट इन द हाउस। बिल्कुल। तो जो बिग एलिफेंट इन द हाउस है इस समय में वो है अमेरिका। लड़ाई जो हो रही है वो अमेरिका की बॉर्डर्स पर तो नहीं हो रही है जी। ना, अमेरिका का इससे कोई लेना देना है। लेकिन अमेरिका इसको लगातार इफेक्ट कर रहा है। लड़ाई शुरू ही इस वजह से हुई क्योंकि अमेरिका ने इंस्टिगेट किया यूक्रेन को। जी। सारा कहीं ना कहीं कुछ है और मुझे लगता है कि शायद वो पुराने कोल्ड वार के सिनेरियो में जा रहे हैं धीरे धीरे, या कोल्ड वार का सिनेरियो खत्म ही नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो लगातार चालू है और चल रही है स्थिति लगातार। तो अमेरिका आई थिंक इज द कंट्री जो कि स्ट्रेटेजिकली एक इंपॉर्टेंट हालत में है, नफे की हालत में है। रशिया भी नफे की हालत में है क्योंकि रशिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रशिया को लगता है कि चलिए आप यूरोप नहीं खरीद रहा मेरा तेल, कोई बात नहीं। अमेरिका को लगा कि आप यूरोप को रोक देंगे, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, तो अगर रशिया अपना ऑयल नहीं बेच पाएगा तो रशिया घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन आप देखिए दुनिया में अगर कोई करेंसी अप्रिशिएट कर रही है तो वो रशियन रूबल, क्योंकि रशिया अपना ऑयल चाइना को भी बेच रहा है, रशिया अपना ऑयल इंडिया को भी बेच रहा है। रशिया का जितना ऑयल प्रोडक्शन था और जितनी ऑयल सेल लड़ाई के पहले थी उससे ज्यादा ऑयल सेल अभी हो गई है, ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है। तो रशिया फायदे में रहा, बिल्कुल, अमेरिका भी फायदे में रहा। नुकसान किसका है? यूक्रेन का। यूक्रेन का तो हो ही रहा है, यूक्रेन तो तबाह हो चुका है, जैसे बताया। नुकसान है यूरोप का, क्योंकि यूरोप को हर चीज को महंगा खरीदना पड़ रहा है अपने रिसोर्सेज, और यूरोप अल्टीमेटली अपने ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ये पूरी स्थिति है। रही बात इंडिया की, इंडिया में एक अब थ्योरी आ चुकी है कि भाई ना तो हम आपके साथ हैं ना हम आपके साथ हैं, वी आर अलाइंड नॉट टू एनी कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज बट वी आर अलाइंड टू आवर ओन इंटरेस्ट। बिल्कुल। अब अलाइंड टू आवर ओन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हमें अगर ऑयल सस्ता मिला रशिया से तो हम अमेरिका के सैंक्शंस की परवाह नहीं कर रहे हैं, हमें ऑयल सस्ता रशिया से ले रहे हैं। अगर हमें ट्रेड किसी पर्टिकुलर कंट्री से करना, हम किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं जहां हमें बेनिफिट हो रहा है। हमें अगर अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन इजराइल से मंगा रहे हैं तो हम बाकी कंट्रीज की परवाह नहीं कर रहे हैं, हम इस्लामिक वर्ल्ड की परवाह नहीं कर रहे हैं, हम इजराइल से अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन मंगा रहे हैं। तो हम भारत की रणनीति अब जो उभर करके आई है वो बहुत बढ़िया है। वी हैव कम आउट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बिल्कुल, और हम वी हैव कम आउट ऑफ पोलराइज मूवमेंट। तो हम बात करते हैं कि अपने कंट्री के सेल्फ इंटरेस्ट की, तो जहां हमारे देश के फायदे हैं हम उसकी तरफ जाते हैं, और ये भारत की नीति रही है और शायद यही नीति है जो आज की डेट में भारत को एक सफलता दिला रही है। बिल्कुल। ये जो सर युद्ध चला आ रहा है 2.5 साल से हम देख रहे हैं, कोई मोड़ इस पे नजर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इसका कहीं अंत होगा? देखिए, अंत से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रूस की स्ट्रेटेजी क्या है जी। रूस चाहता क्या है, रूस ने क्यों यूक्रेन पर हमला किया, बिल्कुल, बहुत और क्यों लगातार वो चीजों को कब्जा कर रहा है, बिल्कुल, और वो एक बड़ा नापातोला चाल चल रहा है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो 3-4 महीने के बाद मैं एक डिस्कशन कर रहा था इस तरह चैनल पर, तो मैंने तब भी कहा था कि उन्होंने पूछा था कि युद्ध कब खत्म होगा जी। मैंने कहा युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। रशिया क्या चाहता है जी, आप ये समझने के लिए आपको कोल्ड वार के दौर में जाना पड़ेगा। कोल्ड वार के दौर में क्या हुआ? एक नाटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका के साथ थी, और एक ईस्टर्न ब्लॉक था जो रशिया के साथ था जी। अब दोनों आपस में लड़ रहे थे। रशिया ने क्या किया कि एक नाटो के और अपने बीच में एक बफर स्टेट बनाया, ओके, जिनको कि ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज बोलते थे। चेकोस्लोवाकिया हो गया, रोमानिया हो गया, पोलैंड हो गया,
बल्गारिया हो गया, तो ये सारे के सारे कंट्रीज एज ए बफर थे ताकि रूस की जो डायरेक्ट सीमा थी वो नाटो कंट्रीज के हाथ नहीं लगती थी। तो अल्टीमेटली एक बफर था। तो अगर कल को अगर कोई लैंड एडवांस होता है, कोई लैंड अटैक होता है या कोई बड़ा तादाद में ऑफेंसिव होता है, तो रशिया वाज प्राइमरीली सिक्योर्ड। अब यहां पर स्थिति क्या हुई, पिछले कुछ सालों में लगातार यूक्रेन की जो गवर्नमेंट थी वो रशिया से एंटी हो चुकी थी, रशिया के खिलाफ हो चुकी थी जी, और लगातार नाटो के पास जा रही थी। बातें ऐसी हो रही थी कि यूक्रेन कल नहीं तो परसों शायद नाटो ज्वाइन कर लेगा जी। अमेरिका भी यूक्रेन को नाटो ज्वाइन कराने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अब अगर रशिया के बॉर्डर्स के साथ में एक नाटो कंट्री आ जाता है तो बफर का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। बिल्कुल। इसीलिए रशिया ने क्या किया, पहले तो उन्होंने ब्लैक सी में क्रीमिया को कब्जा किया, फिर उन्होंने दोनेत्स्क और लुहांस्क को कब्जा किया, और जितना भी यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है जो कि रशिया से लगता हुआ है उसको उन्होंने कब्जा करके उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। अब चाहे डोनेट्स्क हो, चाहे लुहांस्क हो, चाहे वो क्रीमिया हो, चाहे वो ज़ैपोरोजिया हो, अब ये जो स्टेट्स हैं ये स्टेट एक बफर का काम कर रहे हैं। जी। वही बफर जो कोल्ड वॉर सिनेरियो में रशिया ने यूएसएसआर ने क्रिएट किया था। कोल्ड वॉर में जो यूएसएसआर ने क्रिएट किए थे बफर, वही बफर अब रशिया ने अपने बॉर्डर में क्रिएट किए हैं। तो ये बफर वो मेंटेन करके रखेगा, और जब तक उसको बफर सिक्योर नहीं जाते, जैसे अभी देखते हैं नॉर्दर्न इलाका है, खार्किव है, सुमी है, इन इलाकों को कब्जा करेगा धीरे धीरे, और जब तक वो सिक्योर नहीं हो जाते तब तक वो मानेगा नहीं, और उसमें मुझे लगता है कि कई साल और लगेंगे। बिल्कुल, तभी आप कह रहे हैं कि ये शायद युद्ध खत्म नहीं होगा। जी हाँ। अगर हम एक तरफ देखें तो ये रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, एक साइड हम देखें इजराइल हमास, साथ ही बढ़ता हुआ आतंकवाद इस दुनिया में, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है? देखिए, तीसरा विश्व युद्ध शायद हो, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध वो इस तरह का युद्ध नहीं होगा। जी। दुनिया में एक नई तरह का युद्ध चल रहा है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर, आर्थिक युद्ध। क्योंकि आर्थिक तौर पर आप एक देश की कमर तोड़ सकते हैं, चोट दे सकते हैं उसको, एक बड़ी उसको चोट दे सकते हैं बड़ी। आप मिलिटरी तौर पर नहीं, क्योंकि मिलिटरी तौर पर आप किसी के ऊपर ऑफेंसिव करेंगे, आज के दौर में कोई ना कोई आपको बचाने के लिए आ जाएगा, कोई ना कोई आपको मीडिएशन करने के लिए आ जाएगा, हथियार देने के कोई लिए ना कोई, देखिए सब अपना अपना हित साधेंगे। बिल्कुल। अगर आप दो देश लड़ते हैं सॉरी, तो कोई ना कोई मुल्क उनको हथियार देना शुरू कर देगा, अपना फायदा सोचेगा। बिल्कुल। कोई मुल्क उनके बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली मुझे लगता नहीं कि जो एक प्रॉपर विश्व युद्ध की हम बात करते हैं, जैसे कि पहले विश्व युद्ध में हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, उस तरह का हो। बिल्कुल। फाइट जरूर होगी, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जरूर होंगे, लेकिन एट दैट सेम टाइम हमें समझना पड़ेगा कि ये जो विश्व युद्ध होगा ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल होगा। पोलराइजेशन शुरू हो चुका है। जी। जैसे कि क्या था, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखते हैं तो एक एक्सेस पावर्स थी, एक पोलराइज, ऑल दो ग्रुप थे कंट्रीज के। जी। एक तरफ जर्मनी और इटली और जापान वगैरह थे, एक तरफ आपका ब्रिटेन और बाकी सारे मुल्क थे, फ्रांस वगैरह। इसी प्रकार से अभी भी पोलराइजेशन हो रहा है, बट इट इज ए मिलिट्री पोलराइजेशन से हट करके, मिलिट्री पोलराइजेशन ही है बट मिलिट्री पोलराइजेशन से हट करके ये एक इकोनॉमिक पोलराइजेशन हो रहा है। ओके। एक तरफ अमेरिका है, नाटो कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्रीज हैं। जी। एक तरफ रशिया है, रशिया के साथ कौन मिला हुआ है? चाइना, ईरान। बिल्कुल। ठीक है, और बाकी काफ़ी सारे मुल्क हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली एक अलग पोलराइजेशन बन रहा है जिसमें दो इकोनॉमिक, 3-4 इकोनॉमिक पावर साथ हैं। एक अलग पोलराइजेशन बन रहा है जिसमें अमेरिका साथ है। तो आने वाला विश्व युद्ध जो होगा शायद उसको हम आर्थिक विश्व युद्ध कह सकते हैं। जी। और उससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा, चाहे भारत हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे साउथ एशिया हो, चाहे पैसिफिक हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, कोई इससे बचा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आर्थिक मंदी आती है, आर्थिक कैटास्ट्रोफी आती है, जैसे कि आपने देखा 2009 में जो लेमन ब्रदर्स वाला कांड हुआ था अमेरिका में, उसके चलते मुझे लगता नहीं कोई देश छूता रहेगा। तो अगर कुछ होता है तो पूरे पूरे विश्व को इसके बारे में इसको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने इस हमले से जुड़ी और जो आपने रशिया की स्ट्रैटेजी बनाई उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी जानकारी के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें India.com।